चैनल एग्रीकल्चर फॉर एग्ज़ाम में। मैं आज इस वीडियो में आपको धान की फसल के बारे में बताऊंगा। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। क्रॉप है धान, पैडी। तो बात करते हैं वानस्पतिक के नाम। ओराइजा सटाइवा। कुल ग्रेमनी पोएसी या घास कुल। उत्पत्ति जो है इंडो बर्मा दक्षिणी पूर्वी एशिया है। प्रोटीन जो होती है 6 से 7%, कार्बोहाइड्रेट 70%, वसा जो होती है 2 से 2.5% पाई जाती है। धान की प्रोटीन को ओराइजनिन कहते हैं। धान में जो खुशबू होती है वह डाइस्टाइल वन प्रोपेनॉन के कारण होती है। और ओराइजा रूफी पोगन को चावल का पूर्वज माना जाता है। वितरण की बात करें, क्षेत्रफल में भारत का प्रथम स्थान है और चीन का द्वितीय स्थान है। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में धान का निर्यात करने वाला देश जो है भारत है। बात करते हैं उत्पादन में, चीन प्रथम और भारत दूसरे स्थान पर है। ये बात करते हैं उत्पादकता। उत्पादकता जो है मिस्र की सर्वाधिक उत्पादकता। भारत में सर्वाधिक चावल पश्चिम बंगाल में होता है। उत्पादकता पंजाब प्रथम और हरियाणा द्वितीय स्थान है, ये भारत में है। अगर पूरे दुनिया की बात करते हैं, संसार में सबसे ज़्यादा होती है तो मिस्र में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादन होता है, उत्पादकता होती है। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे ज़्यादा होती है, पंजाब में, उसके बाद हरियाणा में। राजस्थान में सर्वाधिक चावल हनुमानगढ़ में होता है। भारत की मुख्य अनाज वाली फसल है चावल, जो है भारत की मुख्य। धान का कटोरा जो है छत्तीसगढ़ को बोलते हैं। गोल्डन राइस सुनहरा चावल, इसे इंगो पोट्रिकस ने विकसित किया है। ये विटामिन ए कैरोटीन का स्रोत है। कौन सी विटामिन? विटामिन ए। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। सुपर चावल, सुपर राइस की बात करते हैं, जीएस कुछ ने तैयार किया था। चावल अनुसंधान निदेशालय जो हैदराबाद में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा कटक 1945 में स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस। धान के खेतों में मीथेन CH4 गैस बाहर निकलती है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। चावल में गुणसूत्री संख्या जो होती है 24 होती है। विश्व में चावल की कुल 24 प्रजातियां, जिनमें 22 प्रजातियां जंगली, केवल 2 प्रजातियां बोई जाती हैं। बात करते हैं ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा जो है पूरे विश्व में उगाई जाती है। और ओराइजा गिलेबेरमा जो है केवल अफ्रीका में उगाई जाती है। ओराइजा सटाइवा को पुनः 3 भागों में व्यक्त किया गया है। नंबर 1 ओराइजा सटाइवा इंडिका। नंबर 2 ओराइजा सटाइवा जपोनिका। नंबर 3 ओराइजा सटाइवा जपोनिका। अब बात करते हैं ओराइजा सटाइवा इंडिका। ये भारत में बोया जाता है, प्रकाश संवेदनशील किस्म है। बात करते हैं ओराइजा सटाइवा जपोनिका की, जापान में उगाई जाती है, प्रकाश असंवेदनशील ये किस्म, गिरती नहीं है। नंबर 3 पे है ओराइजा सटाइवा जपोनिका। इससे बुल्लू राइस भी कहते हैं। ये इंडोनेशिया में बोया जाता है। धान के पुष्पक्रम को पेनिकल कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धान के पुष्पक्रम क्या कहते हैं, तो धान के पुष्पक्रम को पेनिकल कहते हैं। फूल का, फल का प्रकार जो होता है कैरियोप्सिस होता है। धान का फल कैरियोप्सिस चारों तरफ से हल से घिरा रहता है। हल पत्तियों का रूपांतरण है। हल बराबर होता है पेलिया प्लस लेमा। बात करते हैं चावल में बौनेपन के लिए जो होता है डीजीऊजीन पाया जाता है। बौनेपन के लिए ये जो होता है डीजीऊजीन पाया जाता है। चावल का परीक्षण वजन 25 ग्राम होता है। बासमती धान का परीक्षण वजन जो होता है 21 ग्राम होता है, इसे कहते हैं टेस्ट वेट। अब बात करते हैं मिट्टी की। इसके लिए मिट्टी जो होती है धान उगाने के लिए अच्छी जलधारण क्षमता वाली चिकनी मटियार सर्वोत्तम रहती है, यानी क्ले सॉइल जो होती है सबसे अच्छी रहती है। मृदा का पीएच होना चाहिए 5.5 से 6.5 उपयुक्त माना जाता है। लेह धान के खेत में पानी भरने के बाद उसमें हल चलाया जाता है, जिससे मिट्टी के भारी कण टूट जाते हैं। अब बात करते हैं लेह के उद्देश्य। लेह के उद्देश्य जो होता है परकुलेशन, परकुलेशन को कम करना, अंतःस्रावण यानी कि परकुलेशन को कम करना। खरपतवार नियंत्रण होता है, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। परकुलेशन मतलब कि पानी का रिसाव ज़्यादा ना हो, खरपतवार नियंत्रण हो सकें, पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है। बात करते हैं जलवायु क्लाइमेट की। C3 पौधों, लघु दिवस पौधा यानी कि C3 प्लांट है ये, और शॉर्ट डे प्लांट है। गर्म व आर्द्र जलवायु, फूल आने से 26 से 29, पकने पर 20 से 25 सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। भारत में चावल 3 ऋतु में उगाया जाता है। ऋतु, उसके बाद बुआई का समय, उसके बाद कटाई का समय। ऋतु की बात करते हैं, सबसे पहली है अस यानी कि खरीफ। तो खरीफ की बुआई जो होती है मई जून में होती है, और कटाई जो होती है सितंबर अक्टूबर में होती है। बात करते हैं अमन की। अमन जो होता है रबी धान होता है। रबी की बुआई का समय जो है जून जुलाई में है, और कटाई का समय जो है नवंबर दिसंबर में है। अब बात करते हैं बोरो, स्प्रिंग धान है, बसंत धान जो होता है। अमन बोरो 3 होते हैं। तो बोरो की बात करते हैं तो नवंबर दिसंबर में बोया जाता है, और मार्च अप्रैल में काटा जाता है।
इसकी ट्रिक जो है मजनू का सनम, यानी कि मई जून, बुआई का समय जो है मई, उसके बाद जून, उसके बाद नवंबर, ये तो मजनू सा हो गया। अब सनम की कटाई की बात करते हैं तो सितंबर और नवंबर और मार्च। अब बात करते हैं वैरायटी किस्में। भारत में सर्वप्रथम TN1 किस्म 1964 में IRRI से लाई गई थी, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। IR18 किस्म भारत में 1966 में लाई गई, इसे विश्व का जादुई चावल कहते हैं। और ये अगला क्वेश्चन है, ये डीजीउजीन एक्स पेटा का संकरण, यानी क्रॉस जो है डीजीउजीन गुणे पेटा का क्रॉस है IR18। जया TN1 गुणे 141 का संकरण है, भारत का जादुई किस्म है। बात करें भारत की जादुई किस्म जो है जया है, और पूरे संसार में जो किस्म जादुई है वो है IR8। पद्मा ये जो है T141 क्रॉस TN1 के संकरण तैयार की गई है, ये जया का विपरीत संकरण है, यानी कि उल्टा क्रॉस है जया का पद्मा। जगन्नाथ जो उत्परिवर्तन से तैयार किस्म है। पूसा बासमती विश्व की उच्च उत्पादकता वाली बासमती चावल की पहली किस्म है। भारत की पहली बासमती चावल की संकर किस्म जो है PRS10 है। लवण सेंसिल बात करें लूनीश्री है, दामोदर है, CSR5 है, CSR10 है, CSR23 है। जलमग्न अवस्था हेतु किस्में जो हैं जलप्रिया, जल सूर्या, जल प्रिया। चावल के हीरा किस्म में 11% प्रोटीन पाया जाता है। बात किस्में बेरी, सीता, चंबल, रत्ना, जया, बाला, माही सुगंधा। माही सुगंधा कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा से विकसित है। सीधी बुआई हेतु बाला है। धान की जो सीधी बुआई होती है किस्म कौन सी है, बाला है। धान की बुआई दो तरीक़ों से होती है, एक तो सीधी खेत में बुआई होती है, डायरेक्ट सोइंग होती है, एक होती है रोपड़ द्वारा नर्सरी लगाते हैं। तो सीधी खेत में बुआई जो होती है छिटकमा विधि होती है, 100 किलो प्रति हेक्टेयर बीज की रिक्वायरमेंट होती है। और ड्रिल द्वारा अगर बोते हैं तो 60 किलो प्रति हेक्टेयर। संकर चावल की बात करते हैं तो YL पिंग ने तैयार किया था हाइब्रिड चावल, यानी हाइब्रिड राइस। इसकी बीज दर जो होती है 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। भारत की पहली संकर किस्म जो है CORS1 MGR1 1994 में विकसित की गई थी। अब रोपड़ी विधि तो एक तो होती है गीली क्यारी होती है, एक सूखी क्यारी होती है, एक डेपोक विधि होती है। गीली सूखी जो होती है क्षेत्र उसका होता है 100 मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि 1/10 हेक्टेयर या 10%। नर्सरी जो होती है 25-30 दिन बाद तैयार हो जाती है। खेत में दूरी जो होती है 20 × 25 सेंटीमीटर रखते हैं। 4-5 पत्ती अवस्था पर स्थानांतरण करते हैं, यानी कि 4-5 पत्ती जब हो जाती हैं तो उसका रोपण करते हैं। बात करते हैं डेपोक विधि की। डेपोक विधि जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस से लाई गई थी। सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में अपनाई गई थी, यानी कि भारत में जो है आंध्र प्रदेश राज्य है उसमें सबसे पहले अपनाई गई थी। इस विधि में मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पौध 11 से 14 दिन में तैयार हो जाती है। इस विधि से 25 से 30 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की जरूरत पड़ती है। बीज दर जो है 1.5 से 3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर रखते हैं। चावल उत्पादन की सघन पद्धति, यानी कि सिस्टम ऑफ SRI, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इसे SRI बोलते हैं। बात करते हैं ये विधि 1993 में मेडागास्कर में विकसित की गई थी। इस विधि को लॉ नी ने तैयार किया था। अब बात करते हैं इसमें खेत में पानी नहीं भरते हैं, केवल गीला रखते हैं। नर्सरी जो होती है 250 मीटर स्क्वायर क्षेत्र पर उचित है। बीज दर इसकी जो है 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर रखते हैं। पौध जो है 10 से 12 दिन में तैयार हो जाती है। चटाई प्रकार मैट टाइप बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है मैट किससे संबंधित है, यानी कि राइस से, धान से संबंधित है। तो मैट टाइप नर्सरी होती है, नर्सरी विधि काम में ली जाती है। पोषक तत्व प्रबंधन बात करते हैं खेत में 10 से 15 टन गोबर की खाद बुआई से 1 महीना पहले खेत में मिला देते हैं, इसे बोलते हैं FYM, 1 महीना पहले खेत में मिला देते हैं। नाइट्रोजन जो होती है 80 से 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। फास्फोरस 60 किलोग्राम होता है। पोटास जो होती है 30 से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय खेतों में मिला देते हैं। शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा 2 भागों में विभाजित कर 25 से 30 दिन बाद कल्ले निकलते 55 से 65 दिन बाद पेनिकल निकलते समय मिलाते हैं। धान के खेत में जैविक उर्वरक एजोला व नील हरित शैवाल काम में लेते हैं। नील हरित शैवाल द्वारा प्रतिवर्ष 20 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। धान के खेत में अमोनियम सल्फेट उर्वरक काम में लेते हैं। उस उर्वरक का निक्षारण द्वारा हानि कम होती है, क्योंकि धान अमोनियम रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करता है। धान उर्वरकों को अनऑक्सीकृत जोन रिड्यूस जोन में दिया जाता है। बात करें LCC लीफ कलर चार्ट। लीफ कलर चार्ट जो होता है नाइट्रोजन मांग निर्धारण करने के लिए, यानी कि नाइट्रोजन की कितनी आवश्यकता क्रॉप के लिए, उसके लिए लीफ कलर चार्ट का प्रयोग करते हैं। उससे पता चल जाता है कि नाइट्रोजन कितनी कमी है। जल प्रबंधन की बात करें वाटर मैनेजमेंट की, तो 1 किलो चावल उत्पादन के लिए 5000 लीटर
पानी की आवश्यकता होती है। जलमांग जो इसकी है 900 से 2500 मिलीमीटर है। क्रांतिक अवस्था क्रिटिकल स्टेज जो है बूटिंग स्टेज है। जमा अवस्था जो है बूटिंग स्टेज बोलते हैं। उसके बाद टल्डरिंग स्टेज है, कल्ले फूटते समय। धान के खेत में 5 to 7 सेंटीमीटर पानी भरते हैं। खरपतवार की बात करें, बीट मैनेजमेंट, तो धान के मुख्य बीट जो है खरपतवार, जंगली धान इकाइनोकोला कोलोनम, इसका बोटेनिकल नेम जो है इकाइनोकोला कोलोनम, जंगली धान का। सावा घास जो होती है इकाइनोकोला क्रुसगेली। धान के खेतों में खड़ी फसल में हल चलाकर खरपतवार निकालने की क्रिया को बूसनिंग कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। धान के खेतों में खड़ी फसल में हल चलाकर खरपतवार निकालने की क्रिया को बूसनिंग कहते हैं। ये जो है 30 से 45 दिन बाद करते हैं। ये उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार क्षेत्र में ज़्यादा किया जाता है। अब बात करें खेलुआ। खेलुआ की बात करते हैं। बुसनिंग के बाद पौधे उखड़ जाते हैं, उसे दोबारा लगाया जाता है, इसे खेलुआ कहते हैं, यानी कि खेलुआ हो गया। उसके बाद शाकनाशियों का प्रयोग। प्रोपेनल स्टाम्प F34 धान की रोपाई के 6 से 8 दिन बाद 3 किलो पर हेक्टेयर यूज करते हैं। ब्यूटाक्लोर और मचेटी जो होता है 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर रोपाई के 5 से 6 दिन बाद यूज करते हैं। एनिलोफॉस जो होता है 0.4 किलो पर हेक्टेयर 5 to 6 दिन बाद यूज करते हैं। डिजीज़ की बात करते हैं। ब्लास्ट पायरिकुलेरिया ओराइजी, यानी कि रास ब्लास्ट जो होता है पायरिकुलेरिया ओराइजी के द्वारा लगता है। ज़्यादा आर्द्रता यानी कि ज़्यादा नमी होती है 95% तक ह्यूमिडिटी, और तापमान जो होता है 20 डिग्री सी से कम हो जाता है, तो ये अवस्था कवक के लिए अनुकूल मानी जाती है, यानी फंगस जो होती है उसके लिए अनुकूल व्यवस्था मानी जाती है। 20 डिग्री टेम्परेचर और 95 ह्यूमिडिटी। उपाय जो है बीज उपचार, सेरेसान थेराम 2 ग्राम पर किलोग्राम से बीज उपचार करें तो ये रोग नहीं लगता है। अगला रोग है ब्राउन लीफ स्पॉट यानी भूरा धब्बा रोग। धान का ये रोग हेलिम्थोस्पोरियम ओराइजी नामक कवक से होता है। इससे 1943 में बंगाल में भारी अकाल पड़ गया था। बंगाल फीमान जो थी ब्राउन लीफ स्पॉट के कारण आई थी 1943 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जीवाणु अंगमारी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो होता है ये बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का नाम जो है जेंथोमोनास ओराइजी है। इसकी रोकथाम के लिए 0.01% स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एवं 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का संयुक्त रूप से छिड़काव करते हैं। धान का टुंगरू डिजीज जो होता है ये वायरस जनित रोग है जो ग्रीन प्लांट हॉपर नामक कीट भाग होता है। ग्रास स्टंट डिजीज होता है ये वायरस जनित रोग है, ब्राउन प्लांट हॉपर भाग इसका होता है। खैरा रोग की बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग लगता है धान में, कई एग्जाम पूछा जाता है, जरूरी पूछा जाता है ये तो क्वेश्चन। खैरा रोग यानी कि जिंक की कमी से होता है। इसे सर्वप्रथम बायल ने पंतनगर में खोजा गया था। किसी कमी से होता है जिंक, याद रखना भाई लोग। इस रोग के सर्वप्रथम लक्षण नर्सरी अवस्था में दिखाई देते हैं। नियंत्रण जो होता है 25 किलो जिंक सल्फेट बुआई से पहले मिलाते हैं। खड़ी फसल में 0.5% जिंक सल्फेट का छिड़काव करते हैं। इसमें जो होता है जो पत्तियाँ होती हैं धान की वो पीली पड़ जाती हैं, यानी येलो कलर की हो जाती है नर्सरी स्टेज में। अगला रोग है अकोची, H2S के कारण होता है। बात करते हैं ब्रोंजिंग। ब्रोंजिंग जो होता है आयरन की विषाक्तता से होता है, यानी टॉक्सिसिटी ऑफ आयरन। फाल्गुना जो होता है आयरन विषाक्तता विरोधी किस्म है। फाल्गुना जो है अगर ये रोग लगता है ब्रोंजिंग, फाल्गुना वैरायटी है उसका यूज करो। एक कीट की बात करते हैं इंसेक्ट्स। तो धान का तना छेदक, तने को अंदर से खोखला कर देते हैं, इस स्थिति को डेड हट बोलते हैं। नियंत्रण जो होता है फोरेट थाइमेट 10 हेक्टेयर को 10 किलो पर हेक्टेयर की दर से बुरकाव करते हैं। धान की गंदी बग, लेप्टोकोर्सिया एक्टा, इस कीट से प्रभावित खेत में गंदी दुर्गंध आ जाती है, इसलिए इस कीट का नाम गंदी बग रखा गया है। इस कीट के निम्फ व प्रौढ़ दोनों द्वितीय अवस्था मिल्किंग पर नुकसान पहुंचाते हैं। धान की कटाई 20% नमी पर करते हैं। भंडारण के लिए टेम्परेचर जो है 12 से 15% या नमी। उपज जो होती है 45 से 50 कुंटल पर हेक्टेयर होती है। अब बात करते हैं हलिंग की। हलिंग जो होता है ये 66% पाई जाती है। धान में जो हलिंग होती है 66% पाई जाती है, अर्थात दाना और छिलका अनुपात 2:1 होता है। ऊपर का हस्क उतार देते हैं उसमें हलिंग में। अब मिलिंग जो होती है 55% पाई जाती है। परबोलिंग की बात करते हैं। परबोलिंग क्या होता है? इसमें विटामिन B12 को संरक्षित किया जाता है। पानी में भिगोकर गर्म भाप में उसे सुखाते हैं। अनाज वाली फसलों को 10 से 12% नमी पर भंडारण करते हैं। दाल वाली फसलों को 8 से 10% नमी पर भंडारण करते हैं। तिलहन वाली फसलों को 6 से 8% नमी पर भंडारण करते हैं। और धान की जड़ों में एराइकोमेटिस ऊतक पाए जाने के कारण जलमग्न अवस्था में भी जीवित रहता है। दोस्तों ये थी धान की क्रॉप। इसमें काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आप लोगों के लिए आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।